अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 99। लड़की अयूब ने उठाई है, हम लड़की के साथ अयूब को भी उठा कर यहाँ लाएंगे। तुम अभी तक पुलिस वालों की तरह सोचते हो, तुम ये क्यों नहीं कहते कि अभी अयूब के घर चलो। क्या अयूब तुम्हें घर मिल जाएगा? मैंने कहा, वो थानेदार रह चुका है, वो लड़की को अपने घर नहीं ले गया होगा। मुझे अब भी ये शक है कि ये वारदात अयूब ने नहीं की। ज़रा मुझे कुछ सोचने दो। अज़रा मेरे लिए गैर नहीं, मेरी खाला की बेटी है, मेरा खून है। अपने खून की बेइज्जती का इंतकाम लेना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन तुम कहते हो थाने जाओ, मुनव्वर ने कहा। थाने ना जाओ, मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ। तुम कहते हो कि अयूब को उठाकर यहाँ लाएंगे, मैं कहता हूँ कि मैं उसकी छोटी बहन को उठा लाऊंगा। तुम लोगों ने शायद मुझे बुज़दिल समझ लिया है और तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैं चूँकि मफरूर मुल्ज़म हूँ इसलिए डरता हूँ। सिकंदर भाई, तजम्मुल ने कहा, सुबह होते ही तुम ये काम करो कि खुरे देखो किस तरफ जाते हैं, शायद उन्हीं से कुछ सुराग मिल जाए। बाकी रात जागते गुजर गई। ये घर आतिश फशां पहाड़ बन गया था, उसे अब फटना था और उसने ना जाने कितने घर तबाह करने थे। मेरी कोशिश ये थी कि ये लोग गुस्से में सोचे समझे बगैर कोई ऐसी कार्रवाई ना करें कि लड़की को ढूंढते ढूंढते खुद कहीं फंस जाएं। मेरी अपनी जहनी और जज्बाती हालत उन्हीं जैसी थी और अब मुझे नज़र आने लगा था कि मैं गुनाह से बच नहीं सकूंगा। सुबह का धुंधलका अभी साफ नहीं हुआ था। मैं तजम्मुल और मुनव्वर बाग में चले गए। मुनव्वर की आंखें बता रही थीं कि वो रोता रहा है। मैं देख चुका था कि मुनव्वर अज़रा से दिली मोहब्बत करता है और उसके कंधे से रिवाल्वर की बेल्ट लटक रही थी। तजम्मुल के पास 2 नाली बंदूक थी, मैं खाली हाथ था। बाग में गए तो माली को भी भेज कर मुनव्वर ने 2 मज़ाराओं को बुलाया। ये दोनों ख़ास मज़ारे थे। ख़ास का मतलब है कि वो नाम के मज़ारे थे, वो दरअसल बदमाश थे और कत्ल तक कर सकते थे। मुनव्वर उन्हें अलग ले गया और कुछ कहा। यही कहा होगा कि छोटी बीबी लापता हो गई है। सुबह का उजाला सफ़ेद हो गया था। मैंने रात को लालटेन की रोशनी में जो खुरे देखे थे अब वो साफ नज़र आ रहे थे। ये खुरे बाग के बाहर ऐसे इलाके में चले गए जो वीरान था और ये आम गुजरगाह नहीं थी, इसलिए खुरे महफूज थे। मैं खुरों के मुतल्लिक़ बहुत कुछ जानता था, लेकिन अमली तजर्बा नहीं था जैसा पेशावर खोजियों का होता है। लेकिन ये खुरे साफ थे और वैसी यानी देहाती जूतियों के थे। उनमें अज़रा का खुरा नहीं था जो सबूत था कि उसे उठा कर ले जा रहे हैं। ये मैं पहले सुना चुका हूँ कि ज़मीन नशीब में उतर जाती थी। वहाँ घोड़े के खुरे नज़र आए और उनके करीब जो इंसानी खुरे थे उनमें एक का इजाफा हो गया था। ये भी देहाती जूते का था, लेकिन दूसरों से मुख्तलिफ था। घोड़ा चला और 2 खुरे उसके साथ साथ चले। हम उन्हें देखते चले गए। आगे ज़मीन कटी फटी हुई थी, कहीं छोटी और कहीं लंबी दरारें, और जो हक जगह हमवार थी वहाँ कंकरियाँ और पत्थर थे। हम खुरे देखते चले गए। मैं आपको ये भी बता दूँ कि खुरों से हम किसी को पकड़ नहीं सकते थे। हम पुलिस के आदमी नहीं थे कि खुरों के मोल्ड तैयार करके थाने में रख लेते और मुल्ज़मों की शिनाख्त में उन्हें इस्तेमाल करते। हम ये देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ तक गए हैं। कुछ दूर तक हम चले गए और ये एक बहुत वसी कुदरती तालाब आ गया। ये झील जैसा था और उसके इर्द गिर्द दरख्त थे और उन खुद रू सब्ज़ा था और उसके करीब करीब से पगडंडी गुजरती थी। देहात की दुनिया जाग उठी थी। इंसान और मवेशी बाहर निकल आए थे। तालाब से ज़रा परे एक गांव था, छोटा सा एक गांव, और था भी उनकी आबादी
और उनके मवेशियों ने खुरे मिटा दिए थे। तजम्मुल और मुनव्वर को जानने वाले कई लोग थे। वो मिलते और पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो। एक ने कहा कि चौधरी साहब शिकार को जा रहे हैं, आगे जाना बेकार था, हम वहां से वापस आ गए। हम 1.5 पौने 2 मील दूर निकल गए थे। खुरों से सिर्फ ये वाजे होता था कि ये घोड़ा शहर की तरफ नहीं गया। खुरे उल्टी तरफ गए थे, बिल्कुल मशरक की तरफ। शहर मगरब की तरफ था। सिकंदर तजम्मुल ने चलते चलते मेरे करीब आकर कहा, अब तो मेरा भी शक कमजोर पड़ गया है कि ये आवार अयूब ने किया है, लेकिन वो यहाँ अजरा को देखने आया था। ये हो सकता है कि उस इलाके में उसके कई दोस्त हों और उसने ये वारदात उनसे कराई हो। खुरे शहर की तरफ नहीं जाते। तजम्मुल, मुनव्वर और मेरे दरमियान जो बातें हुई वो बड़ी लंबी हैं, और जिस तरह वो दिन गुजरा उस और किसके क्या तासरात थे बयान करने की ज़रूरत नहीं। घर के तमाम अफराद सारा दिन इकट्ठे बैठे रहे। कभी तो सब बोलने लगते और कभी ऐसी खामोशी तारी हो जाती, यहाँ कोई जैसे है ही नहीं। उस दिन का सूरज भी गरूब हो गया। रात का अभी पहला पहर ही था। उस वक्त तक देहात के लोग गहरी नींद सो चुके होते हैं। तजम्मुल और मुनव्वर मेरे पास बैठे हुए थे। हमें नींद आ ही नहीं रही थी। मुनव्वर अचानक भड़क उठता और बेकाबू हो जाता। वो कहता था कि वो अयूब के घर जाएगा। तजम्मुल अब कुछ संजीदगी से सोचने लगा था और मेरा हम ख्याल हो गया था। सिर्फ आज रात देख लो, मैं मुनव्वर को समझाता था, अयूब घर नहीं मिलेगा। बाहर से बड़ी बुलंद आवाज आई, चौधरी जी जल्दी इधर बाहर आओ, चौधरी जी। हम तीनों बाहर गए। दरवाजे के बाहर एक चारपाई रखी थी। 4 मज़ारे पास खड़े थे। एक के हाथ में लालटेन थी। चारपाई पर कोई लेटा हुआ था और चादर पड़ी थी, मुंह नंगा था। छोटी बीबी है चौधरी जी, एक मज़ारे ने लालटेन ऊपर करके कहा। वो अजरा थी या उसकी लाश थी? जिंदा है चौधरी जी, एक और मज़ारे बोला। मैंने अजरा की नब्ज़ देखी, चल रही थी। दिल पर हाथ रखा, धड़क रहा था। मैं उस पर झुका हुआ था। लालटेन की रोशनी में उसके होंठ हिलते हुए नजर आए। वो बोलने की कोशिश कर रही थी। उसका रंग लाश की तरह सफ़ेद था और चेहरे पर हल्की हल्की खराशें थी। बाल बिखरे और नोचे हुए थे, आंखें बंद थी। अंदर ले चलो, किसी ने कहा। उठाओ चारपाई। ठहरो, मैंने कहा। मैंने चारपाई ना उठाने दी। नब्ज़ डूब रही थी। दिल पर एक बार हाथ रखा। मुझे इतना तजर्बा तो नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि जिंदगी का धागा टूट रहा है। मैं पुलिस वालों की तरह नज़ई बयान लेने की सोच रहा था। अजरा, मैंने उसे हला बुलाया और फिर उसके मुंह के और करीब करके कहा, अजरा मैं सिकंदर हूँ, आंखें खोलो ना। उसकी सरगोशी सुनाई दी। मैंने कान उसके होंठों के करीब कर दिए। अयूब, उसने सरगोशी की। सिकंदर, अयूब को पकड़ो। उसके बाद उसके मुंह से दोबारा सी सुनाई दी। वो शायद सिकंदर कहना चाहती थी, लेकिन उसने लंबी सांस छोड़ी। मैंने चौंक कर कान उसके होंठों से हटाया और उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी खुली और आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। उसके होंठ जरा से खुले रहे और वो हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। अजरा को चारपाई पर उठाकर लाने वाले मज़ाराओं ने बताया कि वो सोए हुए थे। उनमें से एक की आंख खुली। करीब ही कहीं घोड़ा हिनहनाया था। मज़ारे दौड़ता हुआ बाहर आया। बाग के अंदर से 2 घोड़े दौड़े और उस तरफ चले गए जिस तरफ बाढ़ बहुत कम घनी थी। मज़ारे आगे चला गया और उसे किसी के कराहने की आवाज़ें सुनाई दी। वो वापस आया और लालटेन जलाकर देखा। बाग के मकान में रहने वाले सब मज़ारे दौड़े गए। देखा तो वो अजरा थी। उन्होंने एक चारपाई खाली की और चारपाई ले जाकर उस पर अजरा को डाला और ले आए। अब मेरी जज्बाती हालत उसी तरह हो गई जिस तरह मुनव्वर की हो गई थी और मैं उस पर काबू पाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मुझे ख्याल आया कि मैंने अयूब से कहा था कि वो कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे, तो वो मान गया था। ये उसकी चाल थी। उसने मुझे धोखा दिया था और उसका ख्याल था कि मैं कहीं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा। उसने अपना ये बेहानक इरादा तर्क नहीं किया था।
अजरा की लाश को अंदर ले जाकर एक अच्छी चारपाई पर बिस्तर बिछाकर डाल दिया गया। उसकी लाश देखी तो पता चला कि उस पर तशद्दुद किया गया था। ये तो उन्होंने करना ही था। दुश्मनी की तस्कीन इसी तरह हो सकती थी। अजरा को वापस फेंक जाना हमारे लिए चैलेंज था। अजरा ने कुछ कहा था। मुनव्वर ने मुझसे पूछा, अयूब? मैंने कहा, अयूब को पकड़ना है, अभी चलो। मुनव्वर ने कहा, आज नहीं। मैंने कहा, कल रात। अब तो ये कत्ल का केस है। तजम्मुल ने कहा, क्या कहते हो सिकंदर, लाश थाने ले चलें, अयूब को गिरफ्तार करा दें? नहीं, मैंने कहा, अपनी बेइज्जती के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोई शहादत नहीं, कोई सबूत नहीं। हमने मरने वाले की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, उसे तुम्हारे मज़ारे अपने बाग से उठा कर लाए हैं। और तजम्मुल भाई, अब ये पुलिस का नहीं, ये मेरा केस है। ये तुम लोगों का काम है कि अजरा की मौत का जो असल बायस है उस पर पर्दा डालो। रात का वक्त है, इन 4 मज़ाराओं के सिवा किसी को मालूम नहीं। लोगों को क्या बताएं? मुनव्वर ने पूछा। मैंने दिमाग पर ज़रा जोर दिया तो एक बात दिमाग में आ गई। लोगों को और जो रिश्तेदार मौत की इतला पर आएंगे उन्हें बताना कि अजरा कभी कभी नींद में उठकर चल पड़ती थी। मैंने कहा, कहना को रात को ये नींद में छत पर चली गई और मंडेर से गिर पड़ी और फौरन ही मर गई। उन मज़ाराओं को भी समझा दो कि किसी से जिक्र ना करें कि अजरा को बाग से उठाकर लाए हैं। उन्हें डरा दो कि किसी को पता चल गया तो थाने तक बात पहुंच जाएगी, फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो जम्मल और मुनव्वर ने उसी वक्त घर की औरतों को समझा दिया और मज़ाराओं को भी डरा दिया गया। भाई फजल हुसैन और मुजफ्फर को तारें देनी पड़ेगी। तजम्मुल ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि उन्हें इतला ना दी जाए? मैंने कहा, क्यों? अगर इंस्पेक्टर फजल हुसैन आ गया तो जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो सकेगा। मैंने कहा, वो आते ही पूछेगा कि थाने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उन्हें इतला ना देने की एक वजह तो है। मुनव्वर ने कहा, मैंने अजरा के साथ शादी की थी तो हमारी माँ ने भाई फजल हुसैन को ख़त लिखवाया था कि मैंने किस तरह शादी की है। भाई फजल हुसैन ने मुझे बड़ा सख्त खत लिखा था। उन्होंने लिखा था कि तुमने सारे ख़ानदान की बेइज्जती कर डाली है और तुम मेरे लिए मर गए हो। अगर उन्हें अजरा की मौत की इतला ना दूं और वो कभी आएँ और गिला करें तो मैं कह सकता हूँ कि आप तो खुश होना चाहिए कि जिस लड़की की वजह से आपके ख़ानदान की बेइज्जती हुई है वो मर गई। ये फैसला हो गया कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन और मुजफ्फर को इतला नहीं दी जाएगी। रात को रिश्तेदारों को इतला देने के लिए आदमी भेज दिए गए। सुबह तक मेरी जज्बाती हालत ये हो गई थी कि कोई मेरे साथ बात करता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था। सुबह तक उन लोगों के रिश्तेदार और गांव के लोग आ गए थे। अगर मैं उन लोगों में मौजूद रहता तो मेरी ज़हनी हालत इतनी ख़राब ना होती। तजम्मुल और मुनव्वर ने मुझे गांव की दूसरी तरफ अपने कच्चे से एक मकान में भेज दिया था। मुझे इतने ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आना चाहिए था। कुछ आदमी दूर से आए थे और उनमें कोई मुझे जानने वाला हो सकता था। मुझे जिस मकान में रखा गया वो गैर आबाद मकान था और उसके एक कमरे में फालतू भूसा रखा हुआ था। मेरे कहने पर रात को ही यहाँ एक पलंग और बिस्तर पहुँचा दिया गया और मैंने अपने आप को उसमें कैद कर लिया था। मैं इंतकाम की आग में जल रहा था। उस कच्चे मकान की तन्हाई में अजरा आंखों के आगे से हटती नहीं थी। शहनाज के मरने का मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना दुख अजरा के मरने का था। जब ख्याल आता कि मैं अजरा का जनाजा नहीं पढ़ सकूंगा तो मैं तड़प उठता था। अजरा मुझसे 3-4 साल छोटी थी और मुझे उसकी पैदाइश अच्छी तरह याद थी। मैंने अपने माजी को ज़हन से उतार दिया था, लेकिन अजरा मर गई और मैं जालों से अटी हुई छत वाले एक कमरे में कैद हो गया। तो मैंने देखा कि माजी साए की तरह मेरे साथ लगा हुआ है। मुझे बचपन की बातें सुनाई देने लगीं। जिस रात अजरा ने पैदा होना था उस रात मेरी माँ खाला के घर रही थी। मैं छोटा था इसलिए मैं भी माँ के साथ था। सिकंदर, सुबह मेरी आँख खुली तो माँ ने मुझे कहा था, तेरी खाला की बेटी पैदा हुई है। मैं देखूंगा। मैंने कहा, कहाँ है? माँ मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ खाला लेटी हुई थी और उसके पहलू में नवाजीदा बच्ची पड़ी थी। मैंने बच्ची के हाथ पकड़ लिए थे और मैं उसकी मुठियाँ खोलने की
कोशिश करता था और मुट्ठियां खुलती नहीं थी। आज बरसों बाद गुजरे हुए वक्त की आवाज़ें यूं सुनाई दे रही थी जैसे साथ वाले कमरे में मेरी खाला और मेरी अम्मी बैठी हुई बोल रही हों और मुझे अपने खाला की हंसी सुनाई दे रही थी। ना सिकंदरी, खाला ने हंसते हुए कहा, इसकी मुट्ठियां अभी नहीं खुलेंगी। अम्मी जान, मैंने अम्मी से कहा था, इस गुड़िया को घर ले चलो, ये तेरे ही घर जाएगी। सिकंदरी, खाला ने कहा था, और इसकी मुट्ठियां ना खोल तो इसकी मुट्ठी में आ गया तो निकल नहीं सकेगा। मेरी अम्मी और खाला बड़ी जोर से हंसी थीं। आज ज़हन के आईने में वो सब नजर आ रहे थे जिन्होंने मेरे बचपन को बड़ा ही हसीन ख्वाब बनाया था, और उस गुड़िया का नाम खाला ने अजरा रखा था। 2-3 महीनों के बाद जब उसकी मुट्ठियां खुल गई थी तो मैं उस पर इतना झुक जाया करता था कि मेरा मुंह उसके मुंह के साथ लग जाता। वो अपने हाथ मेरे सर पर ले जाती और मेरे बाल मुट्ठियों में पकड़ कर खींचा करती। अगर मेरा गाल उसके होंठों तक पहुंच जाता तो वो मेरा गाल यूं चूमने लगती थी जैसे माँ का दूध पी रही हो। मैं उसके गालों को चूमा करता था। उस गलीज कमरे की तन्हाई में जिसमें मुझे छुपाया गया था, मुझे अजरा की वो रुई जैसे गाल याद आए जिन्हें मैं चूमा करता था। मेरा ध्यान माजी से लौट आया। मेरे सामने ये अजरा थी जिसके गालों पे खराशें थी, और जब यह ख्याल आया कि खराशें किसने डाली हैं तो मेरे वजूद में हौलनाक धमाका हुआ। ऐसे लगा जैसे ये कच्चा कोठा लर्ज गया हो। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मैं उठ खड़ा हुआ। खून में इस कदर जोश आया कि दिमाग बर्दाश्त ना कर सका। मुझे चक्कर सा आया। मेरी मुट्ठियां बंद हो गई थीं। मैंने कमरे में हर तरफ देखा। मुझे दीवारों ने नरगे में ले रखा था। ऊपर छत थी जिसमें दरख्तों के टेढ़े मेढ़े टहन लगे हुए थे। अगर मैं अपने आप पर काबू ना पा लेता तो मैं दीवारों को घोंसे मारना शुरू कर देता। मेरी ये हालत कभी नहीं हुई थी। मैं कैसे कैसे हालात से गुजरा सब सुना चुका हूँ। मैं कभी यूं बेकाबू नहीं हुआ था। क्या मेरे दिल में मेरी दानिश के बगैर अजरा की मोहब्बत परवरिश पाती रही थी? क्या यह खून का असर था? जो कुछ भी था मेरे लिए असेब बन गया, और मैं अब खुद भी नहीं बता सकता कि मैं क्या कर गुजरूंगा। मैंने अपने गालों पर नमी महसूस की। हाथ लगा के देखा, आंसू बह रहे थे। जी में आई कि दौड़ता जाऊं और अजरा की मुर्दा मुट्ठियां खोलूं, उस पर झुक जाऊं और उसे कहूं, अजरा मेरे बाल मुट्ठियों में पकड़कर जोर से खींचो। इंसान नडर होता है, जाबर भी हो जाता है, कहार भी हो सकता है, मगर उसकी ज़ात में एक कमज़ोरी मौजूद होती है जो उसे डर डर कर रेंगने वाला एक कीड़ा बना देती है। मैंने अयूब की बहन को उठा लाने का इरादा कर लिया था। ये गैर मामूली दलेरी का काम था, लेकिन मेरे आंसू बह रहे थे। आंसू तो बुज़ुर्गों के बहा करते हैं। मैं क्या था, क्या बन गया? मैं समझने से कासर था। आज वो लम्हे याद आ रहे हैं तो मैं इन सवालों के जवाब दे सकता हूँ। मैं दरिंदा बनता जा रहा था। ये लाशऊरी अमल नहीं था। उस वक़्त मुझे दरिंदगी और वहशीपन ही सुकून दे सकते थे। अगले रोज़ मैं उसी मकान में रहा और लोग अजरा को दफन कर आए। वो जिस तरह खामोशी से माँ बाप के घर से निकली और मुनव्वर की बीवी बन गई थी, उसी तरह खामोशी से उस घर से भी निकली और कब्र में उतर गई। किसी औरत के रोने की आवाज़ ना आई, किसी ने बैन ना किए। औरतों ने आंसू बहाए होंगे। उसकी मौत पर रोने वाला एक मैं था और एक मुनव्वर। मुनव्वर कब्रिस्तान से सीधा मेरे पास आ गया। इतना जिंदा दिल और नडर नौजवान बुझ के रह गया था, लेकिन उसके गम में जो बिजलियां तड़प रही थी मैं उनसे बेखबर ना था। अब बताओ सिकंदर भाई, उसने पूछा, क्या करना है? वो जो मैं पहले कह चुका हूँ, मैंने जवाब दिया। अयूब और उसकी बहन को यहाँ उठा कर लाना है। ये बताओ, किसी को अजरा की मौत पर कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, मुनव्वर ने जवाब दिया। उसका कोई अपना यहाँ होता तो शक करता। लोगों के लिए तो वो लावारस थी। वो उठ खड़ा हुआ और ये कहकर चला गया, मैं तजम्मुल को साथ लेकर आता हूँ। वो बाहर निकला ही था कि वापस आ गया। तजम्मुल उधर ही आ रहा था। वो भी यही पूछने आ रहा था कि क्या करना है, और उसे भी मैंने वही जवाब दिया जो मुनव्वर को दे चुका था।
मैं 3 आदमी साथ लेकर जाऊंगा, मुनव्वर ने कहा, लेकिन हमें उसका घर कौन दिखाएगा? तुम नहीं जाओगे? मैंने कहा, मैं जाऊंगा और मुझे 3 आदमी और 4 घोड़े दे देना। नहीं सिकंदर, तजम्मुल ने कहा, तुम पकड़े गए तो सीधे फांसी के तख्ते पर जाओगे। इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूं कि मैं पहले ही फांसी के तख्ते पर खड़ा हूं। मैंने कहा, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं। कुछ देर यही बहस चलती रही। आखिर फैसला हुआ कि मैं और मुनव्वर जाएंगे और हमारे साथ 2 आदमी होंगे। उसी रात जाना था। तय ये हुआ कि अगर हम अयूब और उसकी बहन को उठा लाने में कामयाब हो गए तो अयूब को एक और मकान में और उसकी बहन को उस मकान में रखेंगे। फिर हम उन दोनों को अगवा करने के तरीके सोचने लगे। 3 तरीके सोचे। आखिर एक तरीका मेरे दिमाग में आ गया जो मैंने उन दोनों को बताया और उसी को तय कर लिया। रात का वही वक्त था जब 6-7 रोज पहले मैं अयूब के घर के दरवाजे पर पहुंचा था। हमने घोड़ियां महल्ले के बाहर खेतों में खड़ी कर दी थी और एक आदमी को उनके पास खड़ा कर दिया था। उसे मैंने कह दिया था कि अगर चौकीदार आ निकले और उसे पूछे कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है तो वो चौकीदार के सर पर लाठी मारकर बेहोश कर दे। मैं, मुनव्वर और उसका एक खास मज़ारे महल्ले में दाखिल हुए। चौकीदार के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो दूसरी तरफ निकल गया तो हम अयूब के दरवाजे के सामने जा रुके। मेरे दोनों साथी दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अयूब ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसे बाहर ना आने दिया ताकि वो मेरे साथियों को ना देख सके। अयूब भाई, मैंने दरवाजे में दाखिल होकर उसे अंदर को धकेलते हुए कहा, बाहर खड़े रहना ठीक नहीं, अंदर चलो। मैं थोड़ी देर बैठूंगा और चला जाऊंगा, मैं जल्दी में हूँ। आ जाओ, उसने कहा। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। मैंने उसे दरवाजे तक ना पहुँचने दिया। मैं रास्ते में खड़ा रहा। मेरी स्कीम के मुताबिक मुनव्वर और उसका आदमी अंदर आ गए। मैंने रिवाल्वर निकाल लिया, नाली उसके सीने के साथ लगा दी। अयूब, मैंने कहा, मुंह से आवाज़ ना निकालना, मारे जाओगे। क्या कह रहे हो सिकंदर? अयूब ने कहा, डाका डालने के लिए तुम्हें मेरा ही घर? स्कीम के मुताबिक मुनव्वर के आदमी ने रुमाल जैसा एक कपड़ा मरोड़ कर हाथ में रखा हुआ था जैसे उसे बताया था, और उसने पीछे से कपड़ा अयूब के सर के ऊपर से आगे किया। मैंने कपड़ा अयूब के मुंह में कर दिया और हमारे आदमी ने उसके सर के पीछे कस कर गांठ लगा दी। आराम से खड़े रहो अयूब, मैंने कहा, तड़पना बेकार है। हमारे आदमी ने हाथ पीठ के पीछे किए और मुनव्वर ने हाथ रस्सी से बांध दिए। मैं और मुनव्वर डेवरी से अंदर चले गए। घर वाले बरामदे में सोए हुए थे। मेरे पास टार्च थी जो रोशन की और सोए हुए को देखने लगा। अयूब की माँ की आंख खुल गई थी। क्या देख रहे हो? वो उठ बैठी। मुनव्वर के पास 2 नाली बंदूक थी। उसने बट बुढ़िया के सर के पिछले हिस्से पर मारा तो वो बिस्तर पर लड़क गई और उसकी साथ वाली चारपाई पर अयूब की बहन सोई हुई थी। उसकी भी आंख खुल गई, लेकिन वो देख नहीं सकती थी कि उसकी माँ के साथ क्या सलूक हुआ। वो भी उठ बैठी और हैरत से हमें देखने लगी। उसकी आंखों में टार्च की रोशनी पड़ रही थी। उसे रोशनी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। उस लड़की का मुंह और हाथ बांधने का काम मुनव्वर ने किया। लड़की तड़पती थी। मैंने उसे जकड़ लिया और उसका मुंह भी बांधा गया और हाथ भी। वहां 2 और बिस्तर बिछे हुए थे। मालूम नहीं वो कौन थे और उनकी नींद इतनी गहरी थी कि उनकी आंख ना खुली। मैंने अयूब की बहन को उठाया और कंधे पर डाल लिया। डेवड़ी में ले जाकर उसे मुनव्वर के आदमी के कंधे पर डाला और उसे बाहर चलने को कहा। अयूब भाई, मैंने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, नहीं चलना तो यहीं तुम्हारा काम कर जाऊंगा, चलो। उसने देख लिया था कि हम उसकी बहन को भी ले जा रहे हैं, शायद इसलिए वो चल पड़ा। दूसरी वजह यह थी कि जान हर जानदार को प्यारी होती है और अयूब तो मुझे जानता था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। बाहर निकले। हमारे साथी अयूब की बहन को उठाए आगे आगे जा रहा था। साथ वाली गली से चौकीदार निकला। अंधेरे में पहचाना नहीं जाता था। उसने हमारे साथी से पूछा, कौन हो भाई और ये क्या उठाया हुआ है? हम समझ गए कि ये चौकीदार है। मैं आगे गया। चौकीदार से कहा कि इधर आओ, और वो जो ही मेरे करीब आया मैंने एक घौंसा उसके पेट में मारा। वो आगे को झुका तो एक घौंसा नीचे से उसके मुंह पर मारा। मेरे जिस्म में ताकत थी और उस वक्त तो मेरे जिस्म की सारी ताकत बेदार थी क्योंकि मैं चोर था।
मैंने सही सलामत वहां से भागना था। चौकीदार रातों को जागने वाला गरीब आदमी था और उसके मुंह पर घौंसा पड़ा तो उसके पांव जमीन से उठे और वो कलाबाजी की तरह पीठ के बल गिरा और उसके पांव आसमान की तरफ हो गए। मुनव्वर ने उसके मुंह पर बट मारने के लिए बंदूक ऊपर की। नहीं मुनव्वर, मैंने उसकी बंदूक पकड़कर कहा, गरीब आदमी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, ये आधे घंटे से पहले नहीं उठ सकेगा। आधा घंटा गुजर गया तो हम शहर से बहुत दूर जा चुके थे। हमारे ताक़ुब में कोई नहीं आया था। अयूब की बहन को मैंने अपने आगे घोड़े पर बिठा लिया और उसके हाथ खोल दिए थे। मैंने एक बाजू उसके गिर्द लपेट रखा था। वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसका मुंह बंधा हुआ था। मेरे पास मुनव्वर का घोड़ा था और उस पर कोई शाह सवार ही सवारी कर सकता था। मेरे आगे बैठी हुई लड़की डरती थी कि गिर पड़ेगी, इसलिए वो पीछे हटती और अपनी पीठ मेरे सीने के साथ दबा कर रखती थी। मैंने उसे ये नहीं कहा कि मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने उसे ज़रा सी भी तसल्ली ना दी। मैं उस वक़्त एक वहशी इंसान था। मुझ में रहम का जो जज्बा था वो ख़त्म हो चुका था। या यूँ समझ ले कि अयूब और उसकी बहन के लिए मेरे दिल में रहम का नामो निशान न था।